हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पोल साइंस की। इग्नू की पोल साइंस को स्टडी कर रहे हैं हम डिटेल से। कोड जरूर मैच कर लें, BPSC 131, BPSC 131, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर 12 यानी 12वें अध्याय को पढ़ेंगे हम इस बुक के। 11 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं इस बुक के। जिन बच्चों ने उनको नहीं देखा है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें और वहाँ से देख सकते हैं। एक चीज़ और बता दूँ, जिन बच्चों ने हाल ही में अभी BAG में एडमिशन लिया है और डिसिप्लिन में उन्होंने पॉलिटिकल और हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है, तो उन बच्चों के लिए इन दोनों सब्जेक्ट का कोर्स जो है पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है। 2-4 चैप्टर और बचे हैं, पूरा कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इनको डिटेल से देख सकते हैं। 12वां चैप्टर हमारा है स्वतंत्रता और बाध्यीकरण। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आपकी क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। यूज़र नेम आपके सामने है। टेलीग्राम पे जाके आप इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल ग्रुप है। एक तो जिन बच्चों को वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती वो यहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, प्लस वीडियो के अंदर जो आपको पढ़ाया जाता है उसके नोट्स उपलब्ध होते हैं हमारी वेबसाइट पे। उसका लिंक हम प्रोवाइड कर देते हैं इस ग्रुप के अंदर, तो वहाँ से आप इजीली उन नोट्स को पढ़ सकते हैं। तो आप इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाध्यीकरण की। देखिए बाध्यीकरण, ये भारी भरकम शब्द आपको लग रहा होगा देखने में, लेकिन मैं इसको सिंपल करके बताता हूँ। बाध्यीकरण का मतलब क्या है? बाध्य होना। यानी जब आप किसी काम को करने के लिए बाध्य होते हैं ना, यानी जब आप किसी को रिस्पेक्ट करते हैं, या ये कह सकते हो किसी काम को करने के लिए आप कर्तव्यबद्ध हो कि ये काम आपको करना ही है, ये आपका कर्तव्य है, तो ये कहलाता है बाध्यीकरण। अर्थात कर्तव्यबद्ध होना, किसी काम के प्रति कर्तव्यबद्ध होना, स्वयं को किसी कर्तव्य से बांधने की क्रिया। ठीक है, जैसे राज्य के कुछ नियम और कानून हैं, वो आपको मानने पड़ते हैं, वो आपका कर्तव्य है उन राज्य के कानूनों को मानना। ठीक है, घर का बड़ा जो मुखिया है उसकी बातों को मानने के लिए आप कर्तव्यबद्ध हैं। जैसे आपके पिता हैं तो आप अपने पिता की बातों को मानने के लिए क्या है? कर्तव्यबद्ध हैं, आप बाध्यकरण हैं वहाँ पर। ऐसे ही देश के लिए जो भी नियम और कानून बनाए गए हैं उनको मानने के लिए आप कर्तव्यबद्ध हैं, वहाँ पर बाध्यकरण है। तो ये कहलाता है बाध्यकरण जब आप कर्तव्यबद्ध होते हैं अपने कार्यों के प्रति, उन नियमों का और आदर्शों का पालन करने के लिए जब आप कर्तव्यबद्ध होते हैं तो बाध्यकरण की सिचुएशन होती है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कुछ सीमाओं में रह कर के और कुछ मर्यादाओं में रह कर के कोई काम किया जाए, ठीक है, वो भी बाध्यकरण में कहलाता है। मान लो आपको भारतीय संविधान स्वतंत्रता की आज़ादी देता है, ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। अब अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको दी जाती है कि आप अपने विचारों को रख सकते हैं, ठीक है, सबके सामने, लेकिन आप अपने विचारों को, अपनी बातों को कुछ सीमाओं और कुछ मर्यादाओं में रहकर ही रख सकते हैं। तो उन सीमाओं और मर्यादाओं का पालन करना ही बाध्यकरण कहलाता है, कर्तव्यबद्ध कहलाता है। बाध्यकरण का तात्पर्य एक समाज के भीतर परिचालित सूचना और विचारों के नियंत्रण से है। यानी एक समाज, या ये कह सकते हो कि राज्य के भीतर जो सूचनाएं और जो विचार है उन पर नियंत्रण जो लगाया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक है, जो राज्य सरकार है उनके द्वारा सूचनाओं पर और विचारों पर नियंत्रण किया जाता है ना, वो बाध्यकरण है। ऐसा नहीं कर सकती सरकार के आपको खुली छूट दे दे और आप किसी भी प्रकार के अपने विचार रख दें, और आप या फिर किसी भी प्रकार की आप सूचना दे दें, तो वहाँ पर जो आपका रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है ना, जो नियंत्रण लगाया जाता है आपकी सूचना पे और विचारों पे, वो क्या कहलाता है? वो बाध्यकरण कहलाता है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे बाध्यकरण क्या होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बाध्यकरण की संकल्पना की। देखिए संकल्पना यानी बाध्यकरण किस चीज़ों पर टिका हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। तो खुद को किसी कर्तव्य से बांधना, जब हम किसी कर्तव्य से अपने आप को बांधते हैं तो हम बाध्यकरण की संकल्पना को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, वो कर्तव्य हमारे राज्य के प्रति भी हो सकते हैं, वो कर्तव्य हमारे देश के प्रति भी हो सकते हैं, और वो कर्तव्य हमारे परिवार के प्रति भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग संस्था के लिए अलग अलग हमारे कर्तव्य होते हैं जिनके लिए हम बाध्य होते हैं। तो खुद को किसी कर्तव्य से बांधना बाध्यकरण की संकल्पना है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की उचित सीमाओं में रहना। अभिव्यक्ति, मैंने अभी आपको बताया कि किस प्रकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के द्वारा आपको प्राप्त है, लेकिन उस पर जो सीमाएं, जो मर्यादाएं जो लगाई जाती है ना, वो भी बाध्यकरण है। इस आई होप आप इसको तो समझ ही गए होंगे, इस वाले पॉइंट को अच्छे से। इसके साथ साथ देखिए एक प्राधिकरण, ये आप समझिए प्राधिकरण जो व्यक्ति के ऊपर हो, यहाँ पर भी हमारे कर्तव्यों से हम बंधे होते हैं। प्राधिकरण का मतलब है, ऐसे मान लो आप किसी संस्था के अंदर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, मान लो आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो उस कंपनी के रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे, आप उस रूल रेगुलेशन के प्रति कर्तव्यबद्ध हैं।
तो मतलब जो आपके ऊपर जो व्यक्ति बैठा हुआ है ना, ऐसे मैनेजर आपके ऊपर बैठा हुआ है, तो आप उस व्यक्ति की बातों को मानेंगे, आप उस व्यक्ति के द्वारा जो नियम और कानून कंपनी के लिए बनाए गए हैं आप उसको मानेंगे। तो एक प्राधिकरण के रूप में भी प्राधिकरण जो है काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं वैधीकरण की। देखिए दो चीज़ें इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है, बाधीकरण और वैधीकरण। ठीक है, दोनों ही आपको, ये दोनों इस चैप्टर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैधीकरण और बाध्यकरण, यानी इन्हीं दोनों पर ये चैप्टर जो है टिका हुआ है। वैधीकरण क्या होता है इसको समझ लेते हैं बाध्यकरण समझने के बाद। देखिए वैधीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं लीगलाइजेशन, यानी जो भी चीज़ लीगल हो। ठीक है, लीगल चीज़ को ही राज्य का नागरिक फॉलो करता है, लीगल चीज़ को ही परिवार का आदमी ही फॉलो करता है, लीगल चीज़ को देश का आदमी ही फॉलो करता है। तो जो चीज़ लीगल होती है ना, लीगलाइजेशन जो होती है, उसे हिंदी में क्या कहते हैं, वैधीकरण कहते हैं। और जब राज्य के लिए नियम और कानून बनाए जाते हैं तो वो लीगल होने चाहिए, तभी तो उसको राज्य के नागरिक फॉलो करेंगे। तो लीगलाइजेशन कहलाता है क्या, हमारा वैधीकरण, जिसका अर्थ क्या है, विधि संगत। विधि संगत यानी विधि के द्वारा उसको स्थापित किया गया है और वो न्याय संगत है, न्याय के द्वारा। जब भी आपको पता है कि कोई कानून बनाया जाता है तो वो कानून विधि संगत बनाया जाता है, न्याय संगत बनाया जाता है। ठीक है, हमारे संसद में दोनों सदनों के द्वारा पास किया जाता है, उसके बाद वो एक ये प्रोसीजर होता है। विधि संगत का मतलब क्या है, विधि संगत का मतलब है कि प्रोसीजर को फॉलो करके उस कानून को बनाया गया है ना, और न्याय संगत भी हो वो कानून, तभी तो वो लीगल कहलाएगा, तभी तो वो वैध कहलाएगा। तो ऐसा कानून जो विधि संगत और न्याय संगत हो वो क्या कहलाता है, वैधीकरण के अंतर्गत कहलाता है, वैधीकरण का कानून कहलाता है, लीगलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, इसके साथ देखिए, अर्थात कानूनों में स्थापित नियमों एवं मानदंडों के अनुसार जो विधि संगत नहीं है वो वैध नहीं है। यानी कि जो कानून हम बनाया जा रहा है, अगर वो नियमों के साथ नहीं बनाया और मानदंडों के साथ नहीं बनाया, लेकिन जो मानदंडों से, यानी कि जिस विधि के द्वारा उस कानून को गुजरना चाहिए, मान लो संसद में कानून को ना बना करके अपने आप राज्य के द्वारा बना दिया गया, तो विधि संगत नहीं है। तो मानदंडों और नियमों के अनुसार जो विधि संगत नहीं है कानून, वो वैध भी नहीं माना जाता। तो आप समझ गए होंगे इसको, विधि संगत क्या होता है, वैधीकरण क्या होता है। वैधीकरण का अर्थ है वैध बनाना। ठीक है, वैध बना, ये वैध से आप वो मत समझ लेना वैध बनाना, कहीं आप डॉक्टर समझ लो वैध बनाना। वैध मतलब लीगल बनाना किसी को, ठीक है, लीगल बनाना। तो वैधीकरण का मतलब ही है कि किसी चीज़ को लीगल बनाना, इसके द्वारा किसी कार्य को वैध माना जाता है। यानी जब लीगल तरीके से कोई कानून या लीगल तरीके से कोई लीगल माना जाता है, वैध माना जाता है। तो आप इससे ध्यान रखिए, वैधीकरण का काम क्या है, किसी भी कानून को, किसी भी मानदंड को लीगल बनाना। ना सिर्फ समाज में सत्ता संबंधों के प्रति, बल्कि उसकी आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और वैचारिक पद्धतियों के प्रति भी। देखिए जो भी कानून, जो भी मानदंड तय किए जाते हैं राज्य के लिए, वो सिर्फ सत्ता के संबंधों के लिए नहीं होते, वो सिर्फ इसलिए नहीं होते कि सत्ता चल रही है, सरकार चल रही है उसके लिए। वो जो नियम और कानून, जो वो मानदंड तय किए जाते हैं, वो आर्थिक स्थिति को भी देख करके तय किए जाते हैं, सामाजिक स्थिति को भी, नैतिक को, वैचारिक को, यानी ऑल अराउंड डेवलपमेंट, किस तरीके से ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो सके, किस तरीके से प्रत्येक नागरिक का चहुमुखी विकास हो सके, उन सभी को देख करके जो है नियम और कानूनों को, मानदंडों को तय किया जाता है और फिर उन्हें वैध किया जाता है। ठीक है, लीगल किया जाता है। तो ये होता है लीगलाइजेशन या वैधीकरण, ये होता है हमारा वैधीकरण। अब वैधीकरण की संकल्पना क्या है, देखिए राज्य की गतिविधियां वैधिकृत प्रतिमान पर आधारित होती हैं। ठीक है, जो गतिविधियां राज्य की बना दी गई हैं वो क्या है, वैधिकृत प्रतिमान पर आधारित है। जो भी नियम बनाया गया है राज्य के द्वारा, जो कानून बनाया गया है, वो वैधिकृत है, वो लीगल है। ठीक है, वो लीगल प्रतिमान पर आधारित है। उस समाज की मूल पद्धतियां जिसे राज्य नियंत्रण और लागू करता है, जो भी मूल पद्धतियां, जो भी राज्य के लिए मूल पद्धतियां बनाई गई है, ठीक है, वो सब कुछ क्या है, वो राज्य द्वारा नियंत्रण की जाती है और राज्य के द्वारा ही लागू की जाती है। वैधीकरण ही सरकार द्वारा शासन करवाता है। यानी जो लीगल चीज़ें होती है ना, जो लीगल नियम बनाए गए हैं, जो भी लीगल मानदंड तय किए गए हैं, जो भी लीगल आदर्श बनाए गए हैं, वही तो शासन करवाते हैं सरकार से। अगर मान लो जो भी हम कानून फॉलो करते हैं आज के टाइम, मान लो हमें हेलमेट लगाना है, ठीक है, हेलमेट नहीं लगाएंगे तो 500 रुपये का फाइन हो जाता है। ठीक है, आपको पता होगा। तो वो क्या है, वो एक कानून बना दिया गया है राज्य के नाम। हालांकि जो 500 रुपये फाइन लगाया गया है वो किस लिए लगाया गया है, कि आप हेलमेट को पहने, अगर आप हेलमेट नहीं पहनते तो नुकसान किसका है, राज्य के नागरिक का नुकसान है इसमें। तो नागरिकों के हितों के लिए ही तो इन कानूनों को बनाया जाता है और फिर इन कानूनों को वैध कर दिया जाता है। तो ये कानून क्या करवा रहा है, ये कानून शासन करवा रहा है ना, सरकार का शासन करवा रहा है ये कानून। तो वैधीकरण का काम ही यही होता है, लीगलाइजेशन का काम ही यही होता है कि वो सरकार को शासन करवाता है। तथा शासकों एवं शासितों, यानी कि जो सरकार है और जो जनता है, उनके बीच
राज्य एवं जन समाज के बीच वह बिंदु है जिस पर दोनों मिलते हैं, है ना। दोनों के दोनों, ये कह सकते हो आपके जो कानून तय कर दिया गया है ना, वो राज्य के लिए भी एक एक जैसा है, और राज्य में जो शासित वर्ग है उसके लिए भी एक जैसा है, और दोनों के दोनों इस बिंदु पे आकर के मिलते हैं। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? दोनों के दोनों ही इस बिंदु पे आकर के मिल जाते हैं, यानी कि दोनों राज्य के नियम और कानूनों को फॉलो करते हैं। और यदि कुछ ऐसा पाया जाता है कि कुछ फॉलो नहीं हो रहा है या फिर कुछ कुछ दिक्कतें हैं, तो फिर उसके लिए क्या है, न्याय का प्रावधान है, और न्याय का प्रावधान भी क्या है, दोनों के लिए सेम है। तो ये होता है वैधीकरण की संकल्पना, लीगलाइजेशन की जो संकल्पना है वो ये कहलाता है। इसके बाद देखिए स्वतंत्रता और बाध्यकरण, ये दोनों आपस में किस तरीके से मैच करती हैं, दोनों, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है, इसको पढ़ते हैं। देखिए किसी सूचना या विचार को बोल करके, लिख करके या किसी अन्य रूप में बिना किसी रोक टोक के अभिव्यक्त करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहलाता है। ये अधिकार हमें कौन देता है? ये अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। लेकिन बाध्यकरण कैसे इससे मैच करता है? बाध्यकरण कहाँ बीच में आ जाता है? देखिए अगर हम समकालीन यानी आज के टाइम की हम बात करें ना, तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए बोलने की स्वतंत्रता पर सीमाएं और मानदंड तय करना बाध्यकरण कहलाता है। तो आप ये कह सकते हो कि स्वतंत्रता और बाध्यकरण एक दूसरे के पूरक कह सकते हो, या फिर कह सकते हो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं ना स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की है, लेकिन आज के समकालीन जो आज का विश्व है, जो आज का देश है, जो आज का समय चल रहा है, उसमें ऐसी बातें नहीं कर सकते जिससे दूसरों को कोई नुकसान पहुंच रहा हो। तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो बोला गया है, जो बातें कही गई है, उन पे सीमाएं, उन पे मानदंड तय किए जाते हैं, वो कहलाता है हमारा क्या, बाध्यकरण। यहाँ पर आकर के जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाती है। तो आप समझ पा रहे होंगे, मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि आप कोई भी बात ऐसी नहीं बोल सकते किसी के प्रति जिससे कि उसका कोई नुकसान हो, जिससे कि उसकी आज़ादी को अफेक्ट हो, जिससे उसकी स्वतंत्रता अफेक्ट हो। तो आप ऐसी कोई बात नहीं कह सकते हैं, ठीक है। या फिर आप मान लो देश के अंदर आप रह रहे हैं और देश के प्रति आप कोई ऐसी आवाज़ उठा रहे हैं जो देश के विरुद्ध है, वो आप नहीं कह सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा की, देश की जो सुरक्षा है उसके प्रति आप ऐसी कोई बात नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे इंडियन आर्मी हो गई या फिर जो हमारी आर्मी है उसके प्रति आप ऐसी कोई बयान वगैरह नहीं दे सकते हैं। तो ये सभी, इन चीज़ों पे क्या है, मानदंड तय किए गए हैं, इन सभी चीज़ों पर सीमाएं तय की गई है। ये कहलाती है क्या, बाध्यकरण। राज्य को वैधीकरण की आवश्यकता क्यों है? देखिए वैधीकरण नहीं होगा तो राज्य शासन ही नहीं कर पाएगा ना। अगर लीगलाइजेशन, कोई लीगल तरीके से कोई कानून नहीं बनाया गया है, लीगलाइजेशन ही नहीं होगा राज्य में, तो क्या राज्य सरकार शासन कर पाएगी? क्या सरकार जो है वो शासन कर पाएगी? तो राज्य सत्ता वैध नहीं होगी तो राज्य के आदर्शों को लागू करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। अगर मान लो वैध तरीके से सरकार नहीं बनी है, वैध तरीके से कोई कानून नहीं बन रहा है, तो क्या होगा, बलपूर्वक नागरिकों से उन कर्तव्यों को फॉलो कराया जाएगा, बलपूर्वक नियमों का फॉलो करवाया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आज के समय में आपने देखा होगा अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, वहाँ पे बलपूर्वक सब कुछ कराया जा रहा है ना। तो राज्य सत्ता अगर वैध नहीं होगी तो राज्य के आदेशों को लागू करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ेगा, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक राज्य में रहते हैं। तो लोकतांत्रिक समाज में राज्य सत्ता तभी वैध मानी जाती है, यहाँ पर वैध आएगा, वेद मिस प्रिंटिंग है, वैध मानी जाती है जब व्यक्तियों पर शासन करने की शक्ति लोक बहुमत द्वारा स्थापित हो, यानी कि जनता के बहुमत के द्वारा सरकार का चुनाव किया गया हो और वो सरकार शासन कर रही हो, वही सरकार क्या मानी जाती है, वैध मानी जाती है लोकतांत्रिक समाज के अंतर्गत। और तभी वह समाज में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार प्रयोग की जाती है। और जो समाज में वर्णित सिद्धांत है ना, उनके द्वारा जो प्रयोग में लाया जाता है वो तभी प्रयोग में लाया जाएगा जब लोक बहुमत के द्वारा सरकार का चुनाव किया गया है, लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा सरकार का चुनाव किया गया है, तभी जो है उन सिद्धांतों को फॉलो किया जाएगा, तभी उन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि वैधीकरण की आवश्यकता क्यों है राज्य को। इसके बाद राज्य के क्या कर्तव्य हैं? देखिए राज्य के कर्तव्य हैं कि देश की सुरक्षा का उपाय करे, वह ऐसी व्यवस्था करे कि देश की सुरक्षा हो, राज्य की सुरक्षा हो। इसके साथ साथ नागरिकों के हितों का ध्यान रखे। राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों के हितों का ध्यान रखे, उनके आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, इन सभी हितों का ध्यान रखना राज्य का कर्तव्य है। राज्य सामाजिक शांति स्थापित करे, ऐसा ना हो कि आपस में जो समाज है वो लड़े, आपस में एक दूसरे से घृणा करें। तो सामाजिक यानी राज्य के अंदर जितने भी समाज रह रहे हैं ना, उन सभी के बीच शांति स्थापित करने का काम किसका है? राज्य का काम है। सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना भी किसका काम है? राज्य का काम है, ठीक है। कोई सामाजिक व्यवस्था को भंग ना करे,
कोई ऐसा असामाजिक तत्व ना आ जाए जिससे कि समाज को नुकसान पहुंचे, तो उसकी व्यवस्था करना भी राज्य का काम है। नागरिकों के प्रति सभी दायित्वों को पूरा करना भी किसका काम है? राज्य का काम है। तो ये सभी क्या है? राज्य के काम है। और राज्य इन सबको फॉलो कैसे करवाता है? राज्य इन सबको फॉलो कैसे करता है? वैधीकरण की सहायता से, वैधीकरण और बाध्यकरण की सहायता से इन सभी चीज़ों को वो फॉलो करता है। देखिए, हम सरकार की आज्ञा का पालन क्यों करते हैं? हम क्यों मानते हैं कि हम इन नियम का पालन करें? क्यों करें हम इन नियमों का पालन? ऐसा क्यों है, ये भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि जो कानून जारी किए गए हैं, जो कानून और नियम बनाए गए हैं, वो जो जिस सरकार ने ये कानून बनाए वो वैध सरकार है, वो लीगल सरकार है। ठीक है, जो भी सेंटर के अंदर सरकार बैठती है, जो भी राज्य के अंदर सरकार बैठती है, वो लीगल है। लीगल जैसे कि उन्होंने एक विधि संगत रूप से कुर्सियों को पाया है, ना कर कि किसी बलपूर्वक, तो इसीलिए वो एक वैध सरकार मानी जाती है। इसीलिए हम उन नियमों का पालन करते हैं ना। चुनाव होते हैं, चुनाव के द्वारा जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लेती है और फिर अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और प्रतिनिधि जाकर के सरकार बनाते हैं। तो एक विधि है, ठीक है, एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो कर करके वो सरकार बनती है। तो सरकार जब वो बनती है तो वो वैध सरकार मानी जाती है। जैसे कि संसद में रूल बना दिया गया, भाई इतनी सीटें आपके पास होनी चाहिए, तब आप अपनी सरकार बना सकते हो। ऐसी राज्य में बना दिया गया है कि आप में 70 में से आपके पास 36 सीटें होनी चाहिए, तब आप राज्य सरकार बना सकते। तो ऐसे इस तरीके से प्रत्येक राज्य के अलग नियम है जिसको फॉलो कर करके सरकार बनती है, और वो सरकार क्या कहलाती है? वैध सरकार कहलाती है। ठीक है, लीगल सरकार है वो। तो लीगल सरकार है, इसीलिए हम उन कानूनों का पालन करते हैं। कानूनों का पालन करना नागरिक का कर्तव्य भी है। देखिए, प्रत्येक नागरिक अधिकार तो राज्य से लेता ही है ना। हम सभी जानते हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं, लेकिन हमारे कर्तव्य भी तो होते हैं। जो राज्य के द्वारा जो नियम बना दिए गए हैं, राज्य के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, उनको निभाना हमारा कर्तव्य है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए फिर मैं वहीं पे जा रहा हूँ, जो 500 रुपये का चालान आपका काटने के लिए बनाया गया है नियम, वो कर्तव्य है आपका। आप हेलमेट पहन के चलें, ठीक है, हालांकि आपकी सेफ्टी के लिए बनाया गया है, लेकिन उसका पालन करना आपका क्या है? कर्तव्य है। तो राज्य के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसका पालन करना आपका कर्तव्य है, इसीलिए हम मानते हैं आज्ञा। लोकतांत्रिक तरीके से जनता सरकार का चयन करती है, इसलिए सरकार के नियम और कानूनों का पालन करना जनता स्वेच्छा से भी करती है। देखिए, स्वेच्छा वर्ड यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि हम अपने तरीके से, क्योंकि हम चुनाव के दौरान अपनी मर्जी से वोट डाल करके अपने प्रतिनिधि को जिताते हैं। हम पे कोई ऐसा दबाव नहीं होता कि हम इसी व्यक्ति को जिताएं। तो हम अपनी मर्जी से अपनी प्रतिनिधि को जिताते हैं, और हमारी मर्जी से ही वो सरकार बनती है। इसीलिए हम सारे नियम और कानूनों का पालन भी अपनी स्वेच्छा से करते हैं, क्योंकि वो सरकार हमारे द्वारा बनाई गई है। इसीलिए हम सरकार के नियम और कानूनों का पालन स्वेच्छा से करते हैं। इसके साथ साथ देखिए, एक पॉइंट ये भी है कि आज्ञा का पालन को ना धर्म से जोड़कर देखा जाता है। अगर आप प्राचीन समय में चले जाएं तो उस समय क्या होता था कि राजा के द्वारा जो भी प्रजा के लिए नियम बना दिए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, आदर्श बनाए गए हैं, प्रजा का वो काम होता था कि उन नियम और कानूनों का पालन वो धर्म के साथ जोड़ करके देखते थे। यानी राजा का धर्म होता था प्रजा की रक्षा करना, और प्रजा का धर्म होता था क्या? राजा के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं उनका पालन करना। तो प्राचीन काल से ही ये चीज़ चली आ रही है, जिसको आज भी जो लोग हैं नैतिक रूप से स्वीकार करते हैं। आज की जो प्रजा है, आज की जो जनता है, वो भी इस चीज़ को नैतिक रूप से मानती है कि जो राज्य के जो कर्तव्य है उनका धर्म के रूप से जोड़ करके उसका पालन किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।